नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार लर्निंग विद देव पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी पैट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इसके फॉर्म इस समय फिल किए जा रहे हैं। आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने इस फॉर्म को भर दिया होगा और बहुत से ऐसे भी होंगे जो भी फॉर्म को भरेंगे। तो प्लीज़ जल्द से जल्द इस फॉर्म को फिलअप कर दें। दोस्तों, बात की जाए अगर यूपी ट्रिपल एस सी पैट की, तो ये एक ऐसा एग्ज़ाम है कि यूपी में ग्रुप सी की जितनी भी भर्तियां हैं उन सबको पास करने से पहले आपको इसको पास करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको पास नहीं कर पाते हैं तो फिर जो भी यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ से जो भी ग्रेड सी की जो भी भर्तियाँ आएंगी उनमें आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसलिए इस पेपर को देना बहुत ज़रूरी है। ये एक प्राइमरी अहर्ता परीक्षा है। अगर बात की जाए इसके सिलेबस की, तो दोस्तों आज मैं आपसे इस वीडियो में इसका सिलेबस डिस्कशन करूँगा। ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेबस भी नहीं है, बस ये है कि ये टॉपिक में डिवाइड कर दिया गया है, इस वजह से ये काफ़ी बड़ा मालूम पड़ता है। हालांकि बहुत नॉर्मल सा सिलेबस है और बहुत अच्छा सिलेबस है और ज़्यादा सिलेबस से बाहर आता भी नहीं है। अगर बात की जाए यूपी ट्रिपल एस सी की, तो यूपी ट्रिपल एस सी की एक खासियत है कि पैट के अभी तक जितने भी पेपर आए हैं, 2 बार पैट करा चुका है यूपी ट्रिपल एस सी। एक भी क्वेश्चन सिलेबस से बाहर नहीं आया है, जो भी आया सिलेबस के अकॉर्डिंग आया है। और हमारी तरफ से भी अब बहुत जल्दी इसकी तैयारी शुरू की जा रही है, क्योंकि देखिए किसी भी परीक्षा को पहले पास करने से पहले सबसे ज़रूरी होता है कि हमें उसका सिलेबस पता होना चाहिए। तो इसलिए मैं आपके लिए पहली वीडियो बना रहा हूँ सिलेबस की। इसके बाद आपकी यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर क्लास चलाई जाएंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पैट की एक है क्या। तो देखिए यूपी ट्रिपल एस सी पैट जो है, अब ये जितनी भी भर्ती आने वाली, जैसे आप जानते हैं कि 2024 में इलेक्शन होने वाला है। तो सरकार यही चाहेगी कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां दें, क्योंकि यूपी में अभी तक कोई सही से वैकेंसी आई तो है नहीं, ये सब लोग जानते हैं। यूपी की स्थिति सबको मालूम है। तो इसलिए अब ये जो पैट कराया जा रहा है 2023 वाला, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप इसमें अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं तो जितने भी पेपर आएंगे उन सब में आपको अप्लाई करने का मौका मिलेगा। तो इसलिए इस परीक्षा को पास करना बहुत ज़रूरी है। चलिए बात करते हैं कि इसका पेपर क्या रहने वाला है, क्या इसका पैटर्न होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें क्वेश्चन की। तो इसमें आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि जो प्रश्न होंगे उनकी संख्या 100 होगी। इसके साथ ही जो परीक्षा की अवधि होगी वो 2 घंटा होगी और पूर्णांक भी 100 नंबर का होगा, यानी कि एक प्रश्न 1 नंबर का होने वाला है, ठीक है। और 2 घंटे का पेपर होता है। इसके साथ ही बात करते हैं इसके टॉपिक की। तो सबसे पहले हमारा जो सब्जेक्ट है वो इसमें दिया है भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में जो है 5 नंबर का आने वाला है, यानी कि यहाँ से 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। कौन कौन से टॉपिक होंगे, तो सबसे पहला टॉपिक यहाँ पर सिंधु घाटी की सभ्यता, फिर वैदिक संस्कृति, गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म, जीवनी एवं शिक्षाएं, जैन धर्म, महावीर स्वामी, जीवनी एवं शिक्षाएं, यानी कि ये भारतीय इतिहास के ये टॉपिक हैं। इसके साथ ही कुछ और भी टॉपिक हैं, जैसे ये वैदिक संस्कृति हो गया, ये महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध वाला हो गया, फिर ये सम्राट अशोक है। इसके बाद फिर गुप्त वंश से आपको समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय पढ़ना है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे और जो परीक्षाएं होती हैं उनमें क्या होता है कि वो सीधा सीधा कह देते हैं कि भारतीय इतिहास पूछा जाएगा, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। लेकिन यूपी ट्रिपल एस सी पैट की एक ये विशेषता रही है कि इसमें जो है ना सिर्फ टॉपिक में सिलेबस को डिवाइड कर दिया गया। अगर भारतीय इतिहास है तो यहीं से ही क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। अब जैसे मौर्य वंश है, मौर्य वंश में आपको क्या दिया, सम्राट अशोक। तो मैं आपसे कहूँगा आप मौर्य वंश में पूरा ना पढ़ें, आप सिर्फ और सिर्फ सम्राट अशोक को पढ़ें। सम्राट अशोक के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आएंगे ना वो मौर्य वंश से अगर आएंगे तो सीधे सीधे सम्राट अशोक से आएंगे। ऐसे ही गुप्त वंश, अब गुप्त वंश में क्या, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। तो आपको केवल और केवल गुप्त वंश के बारे में समुद्रगुप्त को पढ़ना है और चंद्रगुप्त द्वितीय को पढ़ना है। ज़्यादा आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं। ये एक खासियत है यूपी ट्रिपल एस सी पैट की, इसलिए इसमें टॉपिक वाइज सिलेबस को डिवाइड किया गया, जो कि एक बहुत अच्छा तरीका है। क्योंकि अगर मान लो सीधे कह देता भारतीय इतिहास, तब तो आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ता, फिर तो आप कुछ स्किप भी नहीं कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर आपको साफ दिखाई दे रहा है कि मौर्य वंश से सिर्फ सम्राट अशोक से क्वेश्चन बनेंगे और गुप्त वंश से समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय से बनेंगे। और ऐसा ही पेपर आता है, ठीक है। क्योंकि जो पिछले जो 2 बार के पेपर हुए हैं उसका देखना, मैंने तो एनालिसिस किया है, आप देखना जो भी क्वेश्चन आए हैं सारे इन टॉपिक से ही आए बस, और इससे बाहर कुछ नहीं आया। जो जो सिलेबस में आपको दिया है सिलेबस से बाहर कुछ नहीं आएगा सब सिलेबस से ही, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे कैसे कैसे हम करते हैं। इसके बाद फिर हर्षवर्धन हो जाता है, राजपूत काल होता है, सल्तनत काल हो जाता है, मुग़ल साम्राज्य हो जाएगा, मराठा हो जाएगा। तो ये आपको टॉपिक पढ़ने हैं। उसके बाद फिर आपको ब्रिटिश राज का उदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का
सामाजिक आर्थिक प्रभाव, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। अच्छा, फिर अब हमारा आता है अगला नेक्स्ट जो सब्जेक्ट इसमें ये मेंशन दिया है पार्ट में, वो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या क्या पूछा जाएगा, तो यहाँ से भी हमें 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अच्छा, कौन कौन से टॉपिक होने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, तो सबसे पहला होगा स्वाधीनता आंदोलन का प्रारंभिक वर्ष। ठीक है, यानी कि स्वाधीनता आंदोलन किस तरह से हुआ, क्या कौन कौन सी घटनाएं उस समय घटी थी। फिर इसके बाद आएगा स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, और इसमें महात्मा गांधी और अन्य नेताओं की क्या भूमिका रही है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। इसके बाद फिर आ जाएगा क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935। इसके बाद में फिर भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र। मैं आपको बताऊं, इन नेताजी सुभाष चंद्र बोस से पहली बार में जब पहली बार पैट हुआ था तो भी क्वेश्चन आया था और इस बार भी आया, तो यहाँ से मतलब क्वेश्चन आपको मिलते ज़रूर हैं। ठीक है, ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ने हैं, क्योंकि ये जो UPSSC है ना, ये सब टॉपिक वाइज जो दे रहा है वो यहीं से आने वाला है, इससे बाहर कुछ आता भी नहीं है। तो इस चीज़ को बहुत आप ध्यान से देखें और इन्हीं टॉपिक को पढ़ें और बार बार इनका रिवाइज करें, ज़्यादा आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा आता है यहाँ पर भूगोल। भूगोल भी यहाँ पर हमें 5 नंबर का दिया हुआ है। तो इस तरह से हमारा क्या है, भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल है। यहाँ पर हमें भारत का भूगोल पढ़ना होगा और विश्व का भौतिक भूगोल पढ़ना होगा। अच्छा, पढ़ना क्या होगा ये भी दिया है, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी पढ़ने लगो, क्या पढ़ना है। भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी उठाओ सीधे पढ़ना स्टार्ट करो, नहीं, आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं, ये जो दिए हैं बस ये टॉपिक इनमें से पढ़ने हैं। कौन कौन से टॉपिक हैं, नदियाँ तथा नदियों की घाटी, फिर आपको भूजल संसाधन पढ़ना है, फिर आपको पर्वत पहाड़ियाँ और हिमनद के बारे में जानना है, फिर आपको मरुस्थल शुष्क क्षेत्र के बारे में पढ़ना है, फिर वन के बारे में पढ़ना है, और खनिज संसाधन, और वो भी कौन कौन से जो विशेषकर भारत में हो। ठीक है, ये नहीं कि आप अमेरिका के या नीदरलैंड के, ऐसा नहीं, जो विशेषकर अमेरिका में है उनको पढ़ना है। तो ये चीज़ यहाँ पर मेंशन कर दी गई, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इससे विद्यार्थी जो है उसे कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट होता और ना उसे ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, मतलब जो रिलेटेड टॉपिक है बस उन्हीं को आपको ध्यान देना है। ठीक है, अच्छा, फिर हमारा अगला क्या है कि भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल। अब यहाँ पर हमें विश्व का भी राजनीतिक भूगोल पढ़ना पड़ेगा और भारत का भी। ठीक है, कि कौन कौन सी यहाँ पर घटनाएँ घटी हैं, क्या यहाँ की राजनीतिक पृष्ठभूमि रही, ये सारी हम वहाँ जानेंगे। फिर हमें जलवायु और मौसम के बारे में पढ़ना है, टाइम जोन पढ़ना है, फिर जनसंख्या की परिवर्तन और प्रवास के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये कितना हो गया, वो 5 नंबर का हो गया। अब हमारा आता है अगला टॉपिक क्या, भारतीय अर्थव्यवस्था। अब देखो अर्थव्यवस्था में हमें क्या क्या टॉपिक दिए, बस इनको पढ़ना है, ज़्यादा हमें ये नहीं कि कुछ भी पढ़ने बैठ गए, जो दिया है बस वही पढ़ो। ये कितने नंबर की आएगी, ये भी हमारी 5 नंबर की आएगी। ठीक है, यानी कि 5 क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं। हमें पढ़नी है भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से लेकर 1991 तक। ठीक है, कि क्या क्या इस पीरियड में हुआ, क्या क्या इस समय में हुआ, वो सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। फिर हमें क्या पढ़ना है, भारतीय अर्थव्यवस्था में योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजना पढ़नी है। योजना आयोग के बारे में जानना, इसका गठन कब हुआ, अब इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया, मतलब यानी कि जो चीज़ें ये सारी पढ़नी है। ठीक है, पंचवर्षीय योजना को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत ही विस्तार से, और बहुत मतलब एक ज़बरदस्त तरीके से इसकी प्रैक्टिस भी अलग से कराऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब आपको इससे डीप में पढ़ना पड़ता है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। फिर हमें मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास पढ़ना पड़ेगा, कैसे जो निजी में है और सार्वजनिक क्षेत्र में है। इसके बाद फिर हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड के बारे में जानना है। फिर बैंकों का राष्ट्रीयकरण और उसमें क्या क्या सुधार हुए थे वो सब पढ़ना है। फिर वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था। फिर वर्ष 2014 के पश्चात क्या क्या आर्थिक सुधार हुए, जैसे कृषि में क्या सुधार हुआ, ढांचागत सुधार क्या हुआ, श्रम सुधार क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी पड़ेंगी। इसके बाद फिर हम आर्थिक सुधार पढ़ेंगे और जीएसटी पढ़ेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीएसटी, तो इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, बस हमें क्या करना है, सिलेबस वाइज पढ़ना है और ज़्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो सिलेबस में मेंशन है वही पढ़ना है। अच्छा, हमारा अगला टॉपिक क्या आता है, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, यानी कि जो पॉलिटी का जो भी पोर्शन जो इसमें दिया है वो हमें पढ़ना है। कितने नंबर का आएगा, 5 नंबर का। ठीक, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान में क्या पढ़ना है, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, ये सब हमें जानना है। फिर हमें जिला प्रशासन के बारे में जानना है, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाओं के बारे में जानना है। जब पहली बार पेपर हुआ था तो वहाँ पे नीति निर्देशक तत्व से क्वेश्चन आया था और मौलिक अधिकार से क्वेश्चन आया था। तो मतलब यानी कि यहाँ से ये जो 2 टॉपिक है ना, एक नीति निर्देशक तत्व, ये मौलिक अधिकार, ये आप कभी देखने आएंगे ज़रूर। ठीक है, और यहाँ से एक पंचायती राज संस्था है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं यहाँ से। और सबसे ज़्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो एक तो राज्य के नीति निश्चित सिद्धांत और मौलिक अधिकार,
यहाँ से हर बार क्वेश्चन बनता, पिछली बार बना था, उससे पहले ही बना था। तो ये सब हम चीज़ें आगे देख रहे हैं, तब हमें पता चलेगा कि आखिर पेपर का लेवल क्या होता है। ठीक है, अच्छा अब आ गया सामान्य विज्ञान वाला पोर्शन। बस यही एक ऐसा पोर्शन है जिसमें आपको मतलब ठीक ठाक पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें विज्ञान में टॉपिक नहीं मेंशन किए हैं, सीधे बताया गया है कि विज्ञान। अब विज्ञान में आपको क्या पढ़ना है, भौतिक विज्ञान भी पढ़नी है, रसायन विज्ञान भी पढ़नी है, जीव विज्ञान, यानी कि यहाँ पर आपको तीनों विज्ञान पढ़नी है। और कितने नंबर की, यानी 5 नंबर का। ठीक है, यानी कि यहाँ से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तीनों विज्ञानों में से, और आपके ये तीनों पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन इसमें से भी कुछ चुनिंदा टॉपिक हैं जो हर बार पूछे जाते हैं। जैसे रसायन विज्ञान में अधिकतर फार्मूले बहुत पूछ लेता है कि बताओ ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या हो गया, तो इस टाइप से चीज़ें बहुत पूछता है। जैसे पहली बार पूछा ही गया था ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र, ठीक है, और सोने का कैरेट वाला एक क्वेश्चन आया था। तो इस टाइप से मतलब क्वेश्चन ये मतलब जो फैक्ट वाइज होते हैं वो चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ रहे होंगे और बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ेंगे। तो इसलिए हम आपसे पहले सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं जिससे आपको आगे दिक्कत ना हो। ठीक है, चलो अब आ जाती है हमारी प्रारंभिक गणित। तो प्रारंभिक गणित में भी बहुत मतलब ज़्यादा नहीं है, बहुत चुनिंदा टॉपिक हैं। कौन कौन से, सबसे पूर्ण संख्या है, भिन्न तथा दशमलव है, प्रतिशतता है। अच्छा ये कितने नंबर की आने वाली है, तो ये भी मात्र 5 नंबर की आएगी, यानी कि यहाँ से भी सिर्फ 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ये है देखो प्रारंभिक गणित, मैंने वहाँ पे कर दिया था, मैं यहाँ पर सही से बता देता हूँ। 5 नंबर की आने वाली है प्रारंभिक गणित। कौन कौन से चैप्टर हैं भाई, पूर्ण संख्या आएगी, भिन्न तथा दशमलव आएगा, फिर परसेंटेज जो हमारी प्रतिशतता होती है वो आएगी, फिर साधारण अंगणितीय समीकरण आएगा, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात और औसत। मैं आपको बताऊँ ये बहुत ही सिंपल पूछी जाती है, मतलब गणित ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे लेवल पूछे जाए, बहुत नॉर्मल से लेवल पूछी, तो क्योंकि है ही प्रारंभिक गणित, बहुत सरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई आपको ज़्यादा उसमें हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा चलो अब हम आते हैं अपने सामान्य हिंदी पे। बहुत अच्छा टॉपिक है सामान्य हिंदी। इसमें हमें क्या पढ़ना है, इसमें हमें संधि पढ़ना है, विलोम शब्द पढ़ना है, पर्यायवाची शब्द पढ़ना है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द पढ़ने हैं, लिंग पढ़ना है। ठीक है, समशुद्ध भिन्नार्थक शब्द पढ़ना, मुहावरे, लोकोक्ति, सामान्य अशुद्धियाँ, ये सारी चीज़ें। ठीक है, फिर लेखक और रचनाएं, गद्य एवं पद्य। और कितने नंबर का आएगा, तो ये भी 5 नंबर का आएगा, यानी कि यहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चन। तो आप देख रहे हो ना कि जो इतना बड़ा जो टॉपिक है ये सारे 5-5 नंबरों में डिवाइड कर दिया गया है, तो कोई बहुत खास नहीं है, सही है, नॉर्मल चीज़ें हैं। अब आता है हमारा अंग्रेजी भी 5 नंबर की आने वाली, यहाँ से आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे। क्या पूछा जाएगा, तो एक तो ग्रामर से पूछा जाएगा, अंग्रेजी व्याकरण और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। आपको एक पैसेज दे दिया गया है, वो पैसेज दे देंगे और पूछेंगे बताइए, उनके क्वेश्चंस होंगे, उस ऑप्शन में आपको छांट के उसका उत्तर करना है। तो ये आएगा, बहुत नॉर्मल सी चीज़ें पूछी जाती हैं, ज़्यादा मतलब एसएससी जैसे लेवल की ऐसा कुछ नहीं, बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं। चलो अब हमारा आता है अगला टॉपिक, तर्क एवं तर्क शक्ति, यानी कि जो रीजनिंग वाला पोर्शन है वो आए, और ये भी कितने नंबर का, 5 नंबर का। यहाँ से भी आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कौन कौन से हैं चैप्टर, बृहत एवं लघु है, क्रम एवं रैंकिंग है, संबंध है, समूह से आप भिन्न को कैसे अलग करोगे, कैलेंडर आएगा, घड़ी आएगी, कारण और प्रभाव आएगा, कोडिंग डिकोडिंग होगी, और आपका निगमनात्मक तर्क, कथन विश्लेषण एवं निर्णय, ये पूछा जाएगा। कितने क्वेश्चन होंगे भाई, 5 क्वेश्चन। ठीक है भाई, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है करंट अफेयर, ये आ गई आपकी कितने नंबर की, 10 नंबर की। मैं आपको बताऊं अभी जिसमें जैसा जैसा यूपी दे रहा है यहाँ पे लिख के कि 10 नंबर 10 क्वेश्चन, बिल्कुल वैसा ही आएगा, हर बार 10 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं यहाँ से, और 10 नंबर की पूरी करंट अफेयर आती है। ऐसा नहीं है कि दे दिया 10 का और पूछ रहे हैं 8 या 12, 10 है तो 10 ही क्वेश्चन आएंगे, ना 10 से कम ना 10 से ज़्यादा। तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से याद रखें, बहुत अच्छा इसका वेटेज है 10 नंबर का। जिस बच्चे ने 10 नंबर ये हल कर लिए, जिसकी इस पर कमांड हो गई, उसका स्कोर बहुत अच्छा होगा, इसलिए इस पर बेसिस हमारा फोकस रहेगा। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है, इसमें भारत की जो भी करंट अफेयर है और जो वैश्विक है उसके बारे में हमें पढ़ना होगा। कितने नंबर का आएगा, 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के। ठीक है, इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। चलो अब हमारा क्या आ रहा है अगला टॉपिक, सामान्य जागरूकता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत मस्त चैप्टर है एक तरीके से, अगर मैं आपसे बताऊँ बहुत बढ़िया चैप्टर है। सबसे पहला टॉपिक यहाँ से क्या पूछा जाएगा, भारत के पड़ोसी देश। यहाँ पर हमें पड़ोसी देशों के बारे में जानना होगा कि भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, उनकी राजधानी क्या है, उनकी मुद्राएं क्या हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें वहाँ से पता होनी चाहिए। फिर आता है हमारा देश, राजधानी एवं मुद्रा। मैं आपको बताऊँ, मैं कम से कम अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपको 100 देश कराऊँगा और 100 देशों की मैं आपको राजधानियाँ और मुद्राएं एकदम रटवा के रख दूँगा, उसकी आप हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और हम ऐसे नहीं हम एक ही दिन में 100 करेंगे, हम रोज़ थोड़ी करके करेंगे। ठीक है,
और फटाफट हम आपको अच्छे से याद करा देंगे और बिल्कुल रटवा देंगे। आपको किसी भी तरह की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जो मैं आपको देश और राजधानी मुद्रा बताऊँगा वहीं से क्वेश्चन फंसेगा, ठीक है, वहीं से आएगा, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अच्छा, फिर हमारा क्या था, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ पर हमें राज्यों के बारे में जानना होगा, जो केंद्र शासित प्रदेश है उनकी राजधानियाँ ये हमें पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, राज्यों के राज्यपाल, ये सारी चीज़ें हमें वहाँ से पता करनी है, ठीक है। फिर हमें पढ़ना है भारत की संसद। संसद में हमें क्या पढ़ना है, राज्यसभा के बारे में जानना है, लोकसभा के बारे में जानना है, विधानसभा के बारे में जानना है, विधान परिषद के बारे में जानना है, ये सारी चीज़ें हमें जाननी होंगी। इसके बाद फिर हम राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस पढ़ेंगे। तो यहाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। हम आपको जनवरी से लेकर दिसंबर तक के सारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस कराएंगे और एक भी आपका अंतर्राष्ट्रीय दिवस छूटेगा नहीं, ठीक है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस एक भी आपका नहीं छूटेगा, जो मैं पढ़ाऊँगा वहीं से आएगा, इस बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आता है, विश्व संगठन आते हैं, उनके मुख्यालय। यहाँ पर हमें जानना होगा, जैसे हु है, हु का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। और यहाँ के जैसे इसकी वो भी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, जैसे यूनेस्को की पूछ लें। तो इस तरह से भी मैं आपको सारी डिटेल में चीज़ें कराऊंगा, उसके लिए आपको हेडर नहीं लेना है। फिर हमारा क्या पढ़ना है, भारत के पर्यटन स्थल, कौन कौन सी जगह भारत में घूमने की हैं उनके बारे में जानना है, किसने बनवाई थी, कहाँ पर स्थित हैं, ये सब। फिर भारत की कला एवं संस्कृति, ये हो गया। फिर हमें भारत एवं विश्व के खेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हमें ध्यान रखना होगा। भारत एवं विश्व के खेल ये पूछना पड़ेगा। भारतीय अनुसंधान संगठन बहुत पूछे जाते हैं। प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, हर बार एक क्वेश्चन कम से कम यहाँ से पूछा जाता है। पुरस्कार एवं विजेता, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आप खुद ही जानते होंगे। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, फिर और क्या इसमें रह गया, इसमें एक है टॉपिक हमारा जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण, ये भी हमें पढ़ना होगा। तो ये सारी चीज़ें हमारी कितने नंबर में आएंगी, ये आगे 10 नंबर की, यानी कि हमें 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से मिलने वाले हैं। अच्छा, हमारा अगला सब्जेक्ट क्या हमारा है, हिंदी अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपको गद्यांश पूछे जाएंगे। और कितने गद्यांश पूछेंगे, आपको 2 गद्यांश पूछे जाएंगे और 10 नंबर के होंगे। यानी कि आपको एक गद्यांश दे दिया होगा, उसमें 5 क्वेश्चन होंगे। फिर दूसरा गद्यांश दे दिया होगा, फिर उसमें 5 क्वेश्चन होंगे। तो पहले आप गद्यांश को पढ़ेंगे, उसके बाद उसके 5 क्वेश्चन हल करेंगे। तो इस तरह से आपको पूरे 10 गद्यांश पूछे जाएंगे, ठीक है। और एक बात मैं आपको बता दूं, एक गद्यांश बहुत सरल पूछा जाएगा और एक गद्यांश कठिन पूछा जाएगा। ये भी मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ, क्योंकि ये सब मैंने पेपर को एनालिसिस करा, मैंने खुद पेपर दी तो मुझे मालूम है कैसा होता है। तो ये सब चीज़ें हैं। अच्छा, फिर क्या है, ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, ग्राफ। तो यहाँ पर हमें क्या होना चाहिए, यहाँ पर हमें 2 ग्राफ पूछे जाएंगे। कितने, 2 ग्राफ, और वो भी 10 नंबर के होंगे, 10 नंबर के होंगे। और एक ग्राफ सरल पूछा जाएगा, एक ग्राफ कठिन पूछा जाएगा, ये भी आप देख लेना। ऐसा ही आता है पेपर, यूपीएससी यही करता है, एक ग्राफ कठिन देगा, एक ग्राफ सरल देगा। ऐसे ही एक गद्यांश कठिन देगा, एक गद्यांश सरल दे देगा। यानी कि 5 क्वेश्चन आप आराम से कर जाओगे और 5 क्वेश्चन करने में आपका दिमाग हिल जाएगा। ये होता है पैटर्न, तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। फिर हमारा क्या है अगला टॉपिक, तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण। यहाँ से भी 2 तालिकाएँ पूछी जाएंगी, वो भी 10 नंबर की होंगी, 5-5 नंबर में डिवाइड होगा, ठीक है। और एक तालिका सही सरल कर देगा, एक तालिका कठिन देगा। तो ये चीज़ हमें याद रखना पड़ता है। इस वजह से हम आपको सिलेबस पहले बता रहे हैं पढ़ाने से पहले, क्योंकि हमें ये भी तो मालूम होना चाहिए कि आखिर पेपर का पैटर्न होता क्या है। ये चीज़ें हैं। चलो, अब हमें इस पर क्या दिया हुआ है, तो ये हमें जो इम्पोर्टेंट यहाँ से चीज़ें दी हैं कि क्रम 1 से लेकर 9 तक शैक्षणिक विषयों से संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद NCERT द्वारा निर्धारित सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। यानी कि जो 12th स्तर तक का पेपर आपको होगा, जो कठिनाई का स्तर होगा वो 12th स्तर तक का होगा। अच्छा, फिर परीक्षा का प्रकार क्या होगा, वो होगा वस्तुनिष्ठ प्रकृति का व प्रश्न पत्र बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित होगा। ये आप जानते हो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है। अच्छा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है नेगेटिव मार्किंग। यहाँ पर आपको 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा